हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। खगोलीय महाचक्र नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में खगोलीय महाचक्र और पृथ्वी तथा मंगल की कक्षाओं, ग्लोबल वार्मिंग अथवा शीतलन के साथ गहरे महासागर में कटाव के बीच संबंध के प्रमाण मिले हैं। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? खगोलीय महाचक्र गहरे महासागर में भूवैज्ञानिक तलछटी साक्ष्यों से एक नए खोज गए 2.4 मिलियन वर्ष के चक्र का पता चला है, जिसे खगोलीय महाचक्र के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह चक्र ग्लोबल वार्मिंग या शीतलन प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है और गहरे महासागर तलछटी डेटा में सड़न पैटर्न के माध्यम से पता लगाया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मंगल की कक्षा और पृथ्वी की जलवायु के बीच संबंध क्या है। तो सौरमंडल में ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनकी कक्षीय विलक्षणता, उनकी कक्षाएं कितनी गोलाकार में परिवर्तन होता है। पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2.4 मिलियन वर्ष में उष्मीय तथा शीतलन होने का चक्र होता है। जलवायु एवं महासागरीय परिसंचरण पर प्रभाव। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के धीमा होने की स्थिति में ऊष्मा चरणों के दौरान भ्रमरू यानी जल की वृत्ताकार धारा के कारण गहरे समुद्र में होने वाला परिसंचरण संभावित रूप से महासागर की निश्चलता को बाधित कर सकता है। AMOC महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म जल को उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक में ले जाती है। आइए देखते हैं। गहरे महासागर के भंवर गहरे महासागर में ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ विश्व के गर्म वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को महासागर में खींचने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तीव्र गहरे महासागर के भंवर, जिन्हें विशाल भंवर के रूप में वर्णित किया गया है, महासागरीय परिसंचरण गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 3000 से 6500 मीटर की गहराई पर स्थित होते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। ये भंवर महासागरीय तल के क्षरण एवं बड़े तलछट संचय के निर्माण में योगदान करते हैं, जिन्हें कंटूराइट्स के रूप में जाना जाता है, जो उनकी संरचना में स्नो ड्रिफ्ट के समान होती हैं। भविष्य के अनुसंधान निर्देश। अनुसंधान टीम की योजना पृथ्वी मंगल संपर्क द्वारा संचालित अधिक डेटा शोकेसिंग चक्र को एकत्रित करने की है, जिससे लाखों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु में उतार चढ़ाव की गतिशीलता का पता लगाया जा सके। खगोलीय चक्र क्या है, थोड़ा ये भी देखते हैं। खगोलीय चक्र पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य की ओर अभिविन्यास में आवधिक बदलाव को संदर्भित करते हैं, जो लंबे समय तक हमारे ग्रह द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये चक्र पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होते हैं। इन चक्रों का सिद्धांत पहली बार 1920 के दशक में सर्बियाई वैज्ञानिक मिलानकोविच द्वारा पृथ्वी पर हिम के चक्रीय पैटर्न को समझने के लिए दिया गया था, जिसमें मिलानकोविच चक्र या मिलनकोविच दोलन भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख खगोलीय चक्रों में शामिल है विलक्षणता या उत्केंद्रता, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। 1 लाख वर्ष के समय में यानी पीछे हो सकता है कि इसका क्या है, टाइम पीरियड है, अच्छा चक्र है ना, तो ये 1 लाख वर्ष में चक्र पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का दीर्घवृत्ताकार परिवर्तन। त्रिकता या तिरछापन। इसके कक्षीय तल के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी में भिन्नता, तो ये 41,000 वर्ष में होता है। परिक्रमण या अयन प्रीसेशन 23,000 वर्ष में है। समय के साथ पृथ्वी की धुरी का बदलता अभिन्यास, ये जो बदलता है 23,000 वर्ष में। नाबार्ड द्वारा कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के बारे में देखेंगे थोड़ा। चर्चा में क्यों है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रौद्योगिकी संचालित कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित किया है। इसके अलावा 750 करोड़ रुपये अतिरिक्त
नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने हेतु आरंभिक निवेश के लिए अलग रखे गए हैं। इसका उद्देश्य कृषि वित्त पोषण को पारंपरिक किसानों से नवीन प्रौद्योगिकियों वाले नए अभिकर्ताओं तक पुनर्निर्देशित करना है, जिसका लक्ष्य उत्पादन ऋण से निवेश ऋण पर ध्यान केंद्रित करना है। कृषि स्टार्टअप एवं संबंध चुनौतियाँ क्या है? परिचय। कृषि स्टार्टअप एक नवीन कंपनी अथवा व्यावसायिक उद्यम है जो कृषि में चुनौतियों का समाधान करने एवं दक्षता में सुधार करने हेतु नवीन समाधान, प्रौद्योगिकी अथवा व्यवसाय मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। स्मार्ट कृषि संवर्धन, फसल की पैदावार, वर्षा पैटर्न, कीट संक्रमण एवं मृदा के पोषण पर जानकारी प्रदान करना। दूसरा है एक सेवा के रूप में खेती। उदाहरण के लिए EM3 एग्री सर्विसेज किसानों को उपयोग के लिए भुगतान के आधार पर कृषि सेवाएं और मशीनरी किराए पर प्रदान करती है। बिग डेटा एनालिटिक्स, मृदा और फसल के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कृषि विशेष डेटा संचालित निदान विकसित करना और जिससे उत्पादकता तथा किसान आय में वृद्धि होगी। इसमें अक्सर अन्य तकनीकों के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शामिल होता है। चुनौतियां हैं बिजनेस मॉडल। कृषि स्टार्टअप अक्सर स्वतंत्र उत्पादन और विपणन को प्राथमिकता देते हैं। व्यापक मूल्य श्रृंखला चुनौतियों की उपेक्षा करते हैं तथा प्रारंभिक सफलता से आगे बढ़ने में बाधा डालते हैं। सीड फंड की कमी। मामूली शुरुआत से कृषि स्टार्टअप को विचारों को मान्य करने, न्यूनतम व्यवहार उत्पाद विकसित करने और व्यावसायिक योजनाएं बनाने के लिए फंडिंग तथा सलाह की आवश्यकता होती है, जिससे छोटे अनुदान के अवसर अपर्याप्त हो जाते हैं। इनक्यूबेटरों की क्षमता। कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में स्थित कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर प्रारंभिक चरण में हैं तथा उन्हें विविध विशेषज्ञता वाले पेशेवरों के नेटवर्क की आवश्यकता है। उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का सीमित ज्ञान। उभरते उद्यमियों में अनुसंधान संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डिजिटल तकनीक सहित व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक कृषि प्रौद्योगिकियों की प्रति जागरूकता या जुड़ाव की कमी। सरकार का और क्या पहल है ये देखेंगे। डिजिटल कृषि मिशन एक पहल है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता का विकास कार्यक्रम। आगे है एग्री स्टार्टअप के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत निधि बीज सहायता कार्यक्रम। नाटो का DIANA कार्यक्रम। हाल ही में डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक पहल बोर्ड ने नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्य हेतु प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के मिशन के साथ फिनलैंड में एक एक्सेलरेटर एवं 2 परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। डायना एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा स्थापित संगठन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता में तीव्रता लाना है। यह कंपनियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों के लिए गहन तकनीक विकसित करने हेतु संसाधन, नेटवर्क और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सभी नाटो देश डायना के सदस्य हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रख सकते हैं। डायना निदेशक मंडल शासन के लिए जिम्मेदार है और इसमें प्रत्येक सहयोगी देश के लिए प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत और ब्राज़ील की पहली 2+2 वार्ता। भारत तथा ब्राज़ील ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करते हुए अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की है। यह वार्ता ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोधी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होता है। 2+2 रक्षा और विदेश त्रिस्तरीय संवाद में रणनीतिक तथा सुरक्षा संबंधित मुद्दों के साथ राजनयिक मामलों पर चर्चा करने के लिए 2 देशों के रक्षा तथा विदेश मंत्रियों के साथ साथ उनके संबंधित समकक्षों की भागीदारी शामिल होती है। भारत प्रमुख रणनीतिक साझेदारों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस के साथ 2+2 संवाद वार्ता आयोजित करता है। तो यहाँ पे कुछ देश है जिसके साथ पहले भी कर चुका है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। ठीक है, अब ये पहली बार है जो ब्राज़ील के साथ भी किया है। तो ये 5 को जरूर याद रखिए कि 2+2 वार्ता इसके साथ होता है। भारत के सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता साझेदारी में अमेरिका का स्थान है। सखी यानी कि गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्री क्षमताओं को बढ़ाना। तो देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंस्ट्रक्शन नामक एक नवीन और बहुमुखी एप्लीकेशन विकसित किया है। सखी तकनीकी जानकारी तक पहुँच
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इस पर थोड़ा सा, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर इंटरेक्शन, ये हो गया इसका सखी का विस्तारित रूप। करा सखी तकनीकी जानकारी तक पहुंच, संचार की सुविधा, स्वास्थ्य की निगरानी, पृथ्वी और ऑनबोर्ड सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी तथा आहार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। करा स्पेस सूट से संबंधी, अच्छा, स्पेस सूट से बंधी सखी अंतरिक्ष यात्रियों को डेटा तक पहुंचने, लॉग बनाए रखने और उनकी भलाई के बारे में सूचित रहने, गगनयान मिशन के लिए सुरक्षा तथा दक्षता बढ़ाने एवं अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के इसरो के लक्ष्य के साथ जुड़ने में मदद करती है। तब देखते हैं HbA1c जांच क्या है। तो भारत मधु में एक बहुत बड़े बोझ का सामना कर रहा है, जो वैश्विक मामलों का 17% है, ये ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन A1c HbA1c, जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण के रूप में जाना जाता है, प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर HbA1c परीक्षण शर्करा अवध लाल रक्त कोशिकाओं को आकलन कर रक्त शर्करा स्तर का 2 से 3 महीने का औसत प्रदान करता है। कर जो व्यापक दीर्घकालिक नियंत्रण मूल्यांकन प्रदान करता है। कर व्रत और भोजन के बाद के परीक्षणों के विपरीत इस जांच में थोड़ी देर पूर्व भोजन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। क्या है, 5.7% से कम HbA1c को सामान्य माना जाता है यानी कि HbA1c का यदि मान 5.7% हो तो यह सामान्य है, लेकिन 5.7% और 6.4% के बीच हो तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति प्री डायबिटिक है, तथा 6.5% या इससे अधिक मधुमेह का संकेत दे सकता है। ठीक है, तो प्री डायबिटिक मतलब डायबिटिक होने से पहले की कंडीशन। कर गुर्दे या यकृत की विफलता, एनीमिया, कुछ दवाएं और गर्भावस्था जैसे कारक परीक्षण के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में 10.13 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और 3.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। 35% से अधिक भारतीय उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और लगभग 40% पेट के मोटापे से पीड़ित हैं। दोनों मधुमेह के जोखिम कारक हैं। कर परीक्षण एक स्टैंडर्ड अलोन डायग्नोस्टिक टूल नहीं है और व्यापक मूल्यांकन के लिए अन्य परीक्षणों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। संदर्भ है क्या, हाल ही में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए एक अध्ययन में बाघों में अंतः प्रजनन अवसाद की संभावना व्यक्त की गई। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है, यह अध्ययन वर्ष 1970 से वर्ष 2022 के डाटा पर आधारित है। कर इस अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 1970 के दशक में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में केवल 14 बाघ थे। कर वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के लागू होने से इनकी संख्या वर्ष 1990 के दशक में 40 तक पहुंच गई। कर वर्ष 2006 में यह संख्या कम होकर 16 हो गई। और देखते हैं क्या है, कर इसके बाद इस संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। जैसे वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर लगभग 40 तक पहुंच गई। इसके पश्चात यह संख्या वर्ष 2022 में 69 हो गई। इस अध्ययन में पाया गया है कि अंतः प्रजनन अवसाद के कारण बाघों में आनुवंशिक लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे बाघों के शरीर में पाई जाने वाली धारियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कर इस आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि रणथंभौर में अधिकांश बाघ T60 नामक एक ही बाघिन के वंशज हैं। कर इस बाघिन को मछली के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कोई खास वहाँ एक बाघिन होगा, मछली के नाम से है, उसी का सब वंशज है। चलिए, कर इसका कारण यह भी है कि 15वीं शताब्दी तक रणथंभौर के बाघ आनुवंशिक रूप से तराई क्षेत्र के बाघों से जुड़े हुए थे। वर्ष 2012 के एक आनुवंशिक अध्ययन ने कूनो और माधव संरक्षित क्षेत्रों में रणथंभौर से पहली पीढ़ी के प्रवासियों की पहचान की, लेकिन चिंता का विषय यह है कि रणथंभौर तेजी से मध्य भारतीय बाघ परिदृश्य के साथ अपनी भौगोलिक कनेक्टिविटी खो रहा है। कर इससे रणथंभौर के बाघों में अंतः प्रजनन के आनुवंशिक लक्षण पाए गए। अंतः प्रजनन क्या है, इनब्रीडिंग क्या है, देखते हैं। अगर एक ही नस्ल के निकट संबंधी पशु या जीवों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहा जाता है।
कर रहा है इनब्रीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग चयनात्मक प्रजनन में किया जाता है। उदाहरण पशुधन प्रजनन में प्रजनन स्टॉक में एक नई और वांछनीय विशेषता स्थापित करने और एक नस्ल के भीतर अलग अलग परिवारों को उत्पादन करने में आदि। कर इससे किसी गुण को प्रभावित करने वाली जीन की क्रिया के प्रकार का पता लगने में भी सहायता मिलती है। इसका उपयोग हानिकारक अप्रभावी एलिस को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। यह घटना सभी जंगली जानवरों, पौधों और मनुष्य में होती है। इससे जीवों में हानिकारक गुण विरासत में मिलते हैं जिसे जन्मजात कहा जाता है। तो देख ही लिए ना। करांता प्रजनन अवसाद का प्रभाव क्या है? करांता प्रजनन अवसाद के कारण जीव कुछ समय पश्चात प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं। शारीरिक क्षमता में कमी, शारीरिक विकृति और बांझपन आदि के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रक्रिया का आनुवंशिक शुद्धिकरण जीन पूल कहा जाता है। इसके बचाव के उपाय हैं कि अंतःप्रजनन अवसाद से बचने के लिए जीवों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग प्रजनन कराया जाता है। इसका प्रजनन का प्रभाव कभी कभी सकारात्मक होता है, कभी कभी नकारात्मक भी होता है। इससे आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है। जैसे एक स्वस्थ नर और स्वस्थ मादा के बीच कराए गए क्रॉस ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग का परिणाम सकारात्मक आता है, वहीं किसी अस्वस्थ नर और मादा के मध्य कराए गए क्रॉस ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग का परिणाम नकारात्मक आता है। निष्कर्ष क्या है? अंतः प्रजनन अवसाद मुख्य रूप से बड़ी आबादी के बजाय छोटी आबादी में ही देखा जाता है, जैसा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बाघों में देखा गया है। यह लक्षण विशेष रूप से निकट संबंधी में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। ठीक है, वहाँ भी वही टॉपिक था, लेकिन उस बाघ से जो डेटा था उससे था। अब इस उद्यान के बारे में कुछ डेटा देखते हैं। कर इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कर इसकी स्थापना शुरुआत में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। खेल अभ्यारण्य बना था। कर वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कर यह राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 क्या राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर से लगभग 13.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करई अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मिलान बिंदु पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13,034 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी 515 वर्ग मील है। कह रहा है ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण इसके उत्तर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, या इसके उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। ये चलिए ठीक है, ये ही सही है। वन्य जीव इस राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, धारीदार लकड़बग्घा, सुस्त भालू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, सुस्त भालू। करे इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 270 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले पक्षी कौन कौन है ये देखेंगे। करे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, पेटेड फ्रैंकोलिन, इंडियन पैराडाइज, फ्लाई कैचर आदि हैं। कर इस उद्यान में लगभग 300 से अधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है। क्यूज वेस्ट होन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कितने कथन सत्य है बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कर वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो ये हमने देखा। करई अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है, ये भी हमने देखा। करई उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है, ये भी देखा। इसलिए ठीक है, उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी। तो कोई एक याद रखिए, लेकिन नदी का नाम दोनों याद रखिए, उत्तर और दक्षिण ही सिर्फ है। तो उत्तर में बनास नदी, दक्षिण में चंबल नदी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। करें HbA1c जांच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें हीमोग्लोबिन A1c HbA1c जांच जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो क्या है, सही है। करें HbA1c परीक्षण शर्करा अवध लाल रक्त कोशिकाओं का आकलन कर रक्त शर्करा स्तर का 2 से 3 महीना हमने देखा था। यहाँ 5 से 6 गलत हो जाएगा। ठीक है,
5.7% से कम HbA1c को सामान्य माना जाता है, ये भी हमने देखा था। भारत मधुमेह के एक बहुत बड़े बोझ का सामना कर रहा है, जो वैश्विक मामलों का 17% है, ना कि 27%। ये गलत है, 2 गलत है, 2 सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ये है, भारत निम्नलिखित में कितने देशों के साथ 2+2 संवाद वार्ता आयोजित करता है? ठीक है, तो यहाँ सभी 5 होगा, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस के साथ तो करता ही है, पहली बार ब्राज़ील के साथ भी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खगोलीय चक्र पृथ्वी की कक्षा तथा सूर्य की और अभिविन्यास में आवधिक बदलाव को संदर्भित करते हैं। तो ये तो देखे थे, जो क्या है, लंबे समय तक हमारे ग्रह द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और क्या है, दूसरा जो है पहले की व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं, सखी ऐप संबंधित है महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता हेतु, गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, स्कूल के छात्राओं के लिए आपातकालीन मदद हेतु, वृद्धाश्रमों के महिलाओं को मनोरंजन पूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु। तो ध्यान देना है कि ये इस तरह का नाम है कि आप ये यदि नहीं जानते होंगे तो ये तीनों पे दिमाग लगाइएगा, सॉरी बी को छोड़कर, ठीक है। लेकिन अब पता है, अभी हमने पढ़ा, तो ये गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सखी ऐप विकसित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको बताना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आइसलैंड। ये तो आपको कमेंट में बताना है। ये देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने इस अनुच्छेद 350B को संविधान में शामिल किया है? यहाँ भी दूसरा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो यहाँ भी आपको बताना है। तो चलिए